हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो इस वन शॉट की श्रृंखला में आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग या फिर नॉर्मल भाषा में रेस्पिरेशन बोल लीजिए, उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि बेसिकली क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, और CO2 जो अंदर बनती है, टिश्यू जो निकालते हैं, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर खींचना है, CO2 को बाहर निकालना है, उसी को कॉमन भाषा में ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। यहां पे कॉमन सेंस का हम यूज करेंगे। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, देखो ये एनिमल किंगडम अपना पूरा फ्लो में दिया हुआ है, कहां से, पोरीफेरा से लेके नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथिस और यहां मैमल्स तक पूरा फ्लो में दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, देखो पोरीफेरा से लेके एस्के हेल्मिंथिस तक बेसिकली क्या आ रहा है, डिफ्यूजन आ रहा है। बस आपको याद क्या रखना है कि टिनोफोरा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब्सेंट है, बाकी पोरीफेरा से लेके एस्के हेल्मिंथिस तक क्या आ रहा है, डिफ्यूजन 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 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे इस तरफ देखो, राइट साइड में देखो तो यहां पे कॉमन सा ट्रेंड बनेगा कि जो जानवर, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स होंगे, गिल्स मतलब गिल्स होंगे, गिल से रिलेटेड चीजें होंगी जो पानी में रहते हैं। और जैसे जैसे पानी से बाहर आते चले गए उनके पास लंग्स आ जाएंगे, लंग्स यानी फेफड़े आ जाएंगे। ये एक कॉमन सेंस की बात हमने की। और बाकी फिर याद करने वाले बच गए, कुछ ये बच गए अपने कि एनालिडा में मोइस्ट क्यूटिकल है। और अर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं कि प्रोन, क्रैब, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रोन में क्या होंगे, गिल्स होंगे, क्रैब में क्या होंगे, बुक गिल्स होंगे, इंसेक्ट में हम पढ़ते हैं, जब कॉकरोच पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि ट्रेकिया होते हैं, तो ये वहां से याद हो जाएगा। और स्कॉर्पियन में क्या है, बुक लंग्स होते हैं। तो ये पूरा डिफरेंट एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। ठीक है, यहां पे डिफ्यूजन से याद कर लिया, यहां पे हमने गिल्स और लंग्स से याद कर लिया। कुछ अर्थ्रोपोडा में आपका थोड़ा सा एफर्ट लगने वाला है। इसमें भी कॉकरोच इंसेक्ट है, इंसेक्ट में आता है तो वो ट्रेकिया हो जाएगा, वो भी कुछ भी याद नहीं किया। यहां गिल्स और बुक गिल्स कर देना, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये हम डाइजेशन चैप्टर में भी देखा था कि फेरिंक्स को फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज बोला जाता है। कुछ याद करने वाली बात नहीं है। अब ये है लैरिंक्स। लैरिंक्स से क्वेश्चन क्या बनेंगे, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन की ये काम क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में ये काम करता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साउंड बॉक्स किसको बोला जाता है तो आंसर जाएगा लैरिंक्स जाएगा। और ये किससे बना होता है, तो एक कार्टिलेज से बना होता है। एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। दो ही क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस बॉक्स है पहला क्वेश्चन, दूसरा साउंड प्रोडक्शन, साउंड बॉक्स भी इसको बोला जाता है, साउंड प्रोडक्शन में इसका काम रहता है। दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। ये हम बात डाइजेशन में भी कर चुके हैं। देखो अब ग्लोटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एपी मतलब ऊपर, किसके, ग्लोटिस के ऊपर, है ना। उसका काम क्या होगा, देखो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, यानी जहां से सांस जाएगी। ठीक है, अब इस हवा वाली पाइप में, विंड पाइप में खाना खाते हुए खाना ना चले जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका ध्यान कौन रखता है, एपिग्लोटिस रखता है। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की बनी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो इस ग्लोटिस को क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिससे जो खाना है वो हवा की नली में नहीं जाता है, वो कहां जाता है, वो फूड की खाने वाली नली में जाता है, फूड पाइप में जाता है, किसमें, जिसकी ओपनिंग को गलेट बोला जाता है। आगे ईसोफेगस, स्टमक, वो सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रिल्स होते हैं, फेरिंक्स होते हैं, लैरिंक्स होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रिल है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है और लंग्स है। अब यहां पे खास बात ये है, देखो नोस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया और लंग्स। जो ये लंग्स है ना, यहां पे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहां पे जो ये लंग्स हैं, हमने खाली एक वर्ड लिख दिया लंग्स, बट इसमें डिटेल में देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं वो आगे हम देखने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी में कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, देखो ये एपिग्लोटिस वाला पॉइंट तो अपना ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही हम दोबारा देख रहे हैं। हमने क्या बात की थी कि नोस्ट्रिल होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होते हैं ना, यहां तक नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। और फिर हमने बात की थी लंग्स। अब इस लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, तो ये लंग्स अपने यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ब्रोंक्यूल से, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स भी लंग्स के अंदर आएंगे, ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स भी लंग्स के पार्ट है, ये भी लंग्स का पार्ट है, ये भी लंग्स का पार्ट है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये भी लंग्स का पार्ट है। और कहां पे खत्म होंगे, अल्वियोलाई पे जाके ये खत्म हो रहे हैं। तो बेसिकली इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स कहां से शुरू हो रहे हैं, मैं एल लिख देता हूं, यहां से शुरू हो रहे हैं और कुछ ऐसे चलते हुए यहां पे लंग्स खत्म हो रहे हैं। ये पूरा लंग्स का पार्ट आ जाएगा, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो गैसेस का एक्सचेंज है ना, वो किस लेवल पे होता है, अल्वियोलाई के लेवल पे होता है। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहां होता है, अल्वियोलाई पे होता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो जोन आपसे पूछ लेंगे कि बताओ भाई कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होगा और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होगा। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कुछ भी याद नहीं करना, मैं आपको याद करवा के भेजूंगा, मेरी गारंटी है। देखो रेस्पिरेटरी पार्ट, नाम से ही आइडिया नहीं लग रहा कि रेस्पिरेटरी पार्ट, एक मिनट रुको, यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब नाम से ही आइडिया लग रहा है जहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, और असली रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं, गैसेस के एक्सचेंज को। तो गैसेस का एक्सचेंज कहां हो रहा है, अल्वियोलाई पे। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो भी आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो अल्वियोलाई है वो किस में आएगी, रेस्पिरेटरी पार्ट में आएगी, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी पार्ट में आएंगे। और कंडक्टिंग पार्ट जहां से कंडक्शन हो रही है सिर्फ, वो ये पूरा आ जाएगा कि नोस्ट्रिल से लेके फिर क्या है, फेरिंग्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा। वही बातें यहां पे लिखी गई है कि कंडक्टिंग पार्ट कहां हो जाएगा, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। और बाद में क्या बचती है, अल्वियोलाई बचती है, और अल्वियोलाई के साथ अल्वियोलाई की डक्ट भी होंगी, वो किस में आ जाएंगी, रेस्पिरेटरी पार्ट में। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन वहां हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज वहां हो रहा है। कुछ भी याद नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब एक होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, वो पूछी गई है कि कहां तक प्रेजेंट होती हैं, वो कहां तक प्रेजेंट होती हैं। तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो इनिशियल, मैं फिर से बोल रहा हूं, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती हैं। उसके बाद इसमें नहीं होंगी, इसमें नहीं होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, ये हम अच्छे से देख चुके हैं। अब यहां पे एक बात लिखी गई है एनसीईआरटी में कि लंग्स के बाहर क्या होती है, कवरिंग होती है। कैसी, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। अब डबल लेयर्ड कवरिंग कैसी होगी, मान लो ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ठीक है। अब डबल लेयर्ड है तो जाहिर सी बात है इसके बीच में क्या है, स्पेस भी बचेगा, इसके बीच में स्पेस भी बचेगा। और इस स्पेस में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो कैविटी का नाम क्या है, प्लूरा, तो फ्लूइड का नाम हो जाएगा प्लूरल फ्लूइड नाम हो जाएगा। और उसका फंक्शन क्या होगा, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, जिससे जो रेस्पिरेशन है वो अच्छे से चले, ठीक है। डबल लेयर्ड कवरिंग है जिसको प्लूरा बोला गया है, तो डबल लेयर्ड है तो बीच में भाई स्पेस भी होगा, और स्पेस में कौन सा फ्लूइड होगा, तो मेम्ब्रेन का नाम प्लूरा है, तो फ्लूइड का नाम प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, जो कि क्या है, स्मूथ रेस्पिरेशन करवाएगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्या, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर भरना, और एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना होता है, ठीक है। अब यहां पे दो क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे कि इंस्पिरेशन या फिर एक्सपायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। एक हमसे पूछा जाएगा मसल के बारे में कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी। हम सिर्फ डायफ्राम को देख लेंगे, उसी के साथ साथ वैसा ही बिहेव करेगी इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा यहां पे मतलब समझते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। देखो
इंट्रा मतलब उसके अंदर, किसके अंदर? पल्मोनरी। पल्मोनरी जहां भी वर्ड आ जाए मतलब वो लंग्स की बात कर रहे हैं, फेफड़ों की बात कर रहे हैं। तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होगा उसको बोल दिया गया है क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है। डायफ्राम, यहां पे मसल दो टाइप की है, एक डायफ्राम एक इंटरकोस्टल। ठीक है। इंटरकोस्टल क्या होता है? इंटर मतलब है ना उनके बीच में है, कोस्टल मतलब रिब्स, मतलब रिब्स के बीच में जो मसल होंगी वो इंटरकोस्टल मसल होगी। और डायफ्राम कैसे होती है? लंग्स के नीचे होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, और ये भी आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है। इंस्पायरेशन देखते हैं फिर एक्सपायरेशन देखते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां मैं अपने लंग्स बना देता हूं, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, आ जा बेटा थोड़ा पतला हो जा। ठीक है। तो यहां पे मैं लंग्स बना देता हूं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं भाई। ये मैंने फेफड़े बना दिए हैं। ठीक है। थोड़ा और खुला खुला बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने फेफड़े बना दिए हैं। और डायफ्राम जो मसल होती है वो नीचे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। कैसे है? ये डोम शेप है, ये सीधी लाइन नहीं है, ये डोम शेप है, डोम शेप, समझ रहे हो? डोम शेप है। ठीक है। अब देखो हमें करनी है इंस्पिरेशन। अब हमें करनी है, क्या करनी है? इंस्पिरेशन करनी है, मतलब सांस को अंदर भरना है। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात है कि चीजें कैसे चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये एक कॉमन सा रूल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब इंस्पिरेशन में हमें करना क्या है? एक थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। इंस्पिरेशन में हमें करना क्या है? इंस्पायर करना मतलब हवा को अंदर खींचना है। मतलब ये बाहर एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट में जो हवा है उसे हमें अंदर पहुंचाना है। अब अंदर चीजें कैसे जाएंगी कि अगर एनवायरमेंट में हाई प्रेशर हो जाए और लंग्स के अंदर क्या हो जाए? लो प्रेशर हो जाए, तो चीजें कहां जाएंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना? तो चीजें कहां जाएंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हम सांस ले लेंगे, अंदर सांस आ जाएगी। तो हमें कंडीशन क्या क्रिएट करनी है इंस्पिरेशन में कि लंग्स के अंदर हमें लो प्रेशर करना है। अब हमने एक इक्वेशन देखी होगी कि PV इज इक्वल टू NRT। अब NRT अगर कॉमन हो जाए तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। हमें क्या करना है? प्रेशर को लो प्रेशर, यानी प्रेशर को क्या करना है? कम करना है। तो प्रेशर को अगर कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? यहां बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाने के तरीका क्या है? तरीका क्या है? ये जो मसल दिखाई दे रही है डायफ्राम, डोम शेप है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दो। कॉन्ट्रैक्ट कराने से क्या होगी? ये नीचे की तरफ आ जाएगी और ये कुछ ऐसे सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिखाई पड़ रही थी जो पहले नहीं थी लंग्स के पास, ये क्रिएट हो जाएगी। तो वॉल्यूम अब बढ़ चुकी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाएंगी। और एक्सपायरेशन में ठीक उसका उल्टा कर दो कि मसल क्या थी? मसल ये कॉन्ट्रैक्टेड थी। ठीक है। इसको क्या कर दो? रिलैक्स करा दो। रिलैक्स करा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी तो यहां प्रेशर जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर हो जाएगा। तो यहां हाई प्रेशर हो जाएगा, बाहर लो प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाएंगी, मतलब ठीक उसका उल्टा, हवा बाहर जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी यहां पे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बार पेन की मोटाई थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहां पे याद करने की जरूरत नहीं है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज किया था हमने इंस्पायरेशन में, क्यों किया था सब देख लिया। मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया था, इसमें इंक्रीज किया था और यहां पे रिलैक्स कराया था। ठीक है। कुछ भी याद हमने नहीं किया, कॉमन सेंस से सब कुछ सीख लिया। अब देखो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, है ना? अभी आपने देखा कि हम नॉर्मली सांस ले रहे थे, ये वाली मसल काम आ रही थी, है ना? और ये हमने ऐसे प्रेशर के साथ खेला। बट अगर हमें रेस्पिरेशन की, है ना, जो हमारे इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, फोर्सफुली बढ़ाना है, तो उसमें कौन सी मसल काम आएंगी? उसमें अब्डोमिनल मसल काम आएंगी। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि अगर हमें इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो कौन सी मसल काम आएंगी? अब्डोमिनल मसल काम आएंगी। एवरेज ब्रीदिंग रेट बताया गया है कि एक हेल्दी ह्यूमन, एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 टाइम्स, 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर एक स्वस्थ इंसान। अब देखो जो ब्रीदिंग मूवमेंट में, मतलब हम जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सांस अंदर खींच रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अगर इसको कोई मापना चाहे कि हमारे सांस की कोई बीमारी है और डॉक्टर मापना चाहता है कि भाई नॉर्मली हम कितनी हवा अंदर बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको मापने के लिए जो मीटर यूज होता है उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में बात लिखी गई है।
ठीक है, अब हम थोरेसिक चैम्बर देखना चाहते हैं। थोरेसिक चैम्बर देखने के लिए कुछ भी आपको याद नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको वो समझना है, बस यहां पे ध्यान लगाओ थोड़ा सा। देखो, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है और ये हमारी तरफ ऐसे देख रहा है, हमारी तरफ फेस करके खड़ा है। और यहीं अगर ये इंसान हमारी तरफ दूसरी साइड पीठ करके खड़ा है, सेम इंसान है, यहां पे ये फेस, एफ से फेस करके हमारी साइड खड़ा है और यहां पे मैं के फॉर कमर लिख देता हूं कि हमारी तरफ ये कमर करके खड़ा है। ठीक है, अब देखो जहां पे नॉर्मल जो बोला जाता है फेस वाली साइड को, है ना, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोला जाता है, वेंट्रल साइड बोला जाता है कि फेस करके खड़ा है। और पीठ वाली, कमर वाली साइड को क्या बोला जाता है, डोर्सल साइड बोला जाता है, डोर्सल साइड। ठीक है, अब देखो हमारे जो लंग्स हैं, अगर उसकी प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए, आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता होगा, कौन करता होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि डोर्सल साइड पे पूछ लो भाई कौन करता होगा, तो लंग्स के डोर्सल साइड पे जाहिर सी बात है यहां पे कौन सी हड्डियां आपको मिलेंगी, वर्टिब्रल कॉलम आपको मिलेंगी। तो डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम आपको मिलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। वेंट्रल साइड पे आपसे पूछ लिया जाए भाई बीच में बिल्कुल यहां पे कौन करता होगा प्रोटेक्ट, तो वेंट्रल साइड पे यहां कौन सी मिलेगी, स्टर्नम आपको बोन मिलेगी, कॉमन सेंस की बात है, वेंट्रल साइड पे। ठीक है, लेटरल साइड पे साइड में कौन करता होगा, तो यहां पे कॉमन सेंस की बात है कि रिब्स ऐसे जाएंगी पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हो जाएंगी, है ना, रिब्स कुछ ऐसे अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो लेटरल में कौन करता होगा, रिब्स करती होंगी। और लोअर साइड पे तो हम देख ही चुके थे, लोअर साइड पे क्या होता है, लोअर साइड पे एक डोम शेप मसल होती है ना, डोम शेप मसल होती है जिसको हमने डायफ्राम बोला था। ठीक है, तो डोर्सल साइड पे क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। एक बार इसको साफ कर लेते हैं फिर अच्छे से आपको दोबारा से बताता हूं, कुछ भी याद नहीं किया, सब कुछ कॉमन सेंस से हो रहा है, याद करने का अभी तक मैंने आपको एफर्ट दिया ही नहीं है। डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, कमर वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल मिडल में कौन सी होगी, स्टर्नम होगी। और इन दोनों से ही अटैच लेटरल साइड से कौन सी जाएंगी, रिब्स जाएंगी। और लोअर साइड पे क्या है, डायफ्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिलके हमारा थोरेसिक चैम्बर बना देंगे जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हड्डियों की जो मजबूती मिली है, जो प्रोटेक्शन मिली है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों देखो यहां पे ये बोन्स है, हड्डियां हैं, ये भी हड्डियां हैं, ये भी हड्डियां हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो क्या होती है, एक मसल होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, देखो इसके लिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इतनी आसान ट्रिक बताई है, इतना आसान तरीका बताया है कि जिंदगी भर आपको वो नहीं भूलने वाला कि कौन सी वॉल्यूम, कौन सी कैपेसिटी कितनी होती है, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मेरी गारंटी है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का टॉपिक है कि अगर आपने एक बार में इसको अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी भर ये आपको नहीं भूलने वाला। बट अगर आप इसमें कामचोरी करोगे तो ये टॉपिक जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको परेशान करेगा कि कौन सी वॉल्यूम क्या थी, कैसे थी, उनकी वैल्यू कैसे याद करें, सब कुछ सारी चीजें इसमें परेशान करेगी। तो बढ़िया बात यही है, इसको एक बार में ध्यान लगा के समझ लेते हैं और कुछ देर में ये हमेशा के लिए आपके माइंड में मैं फिट करा के भेज दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो यहां पे टॉपिक का क्या नाम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें आएंगी, एक तो आएंगी वॉल्यूम्स, दो चीजें आएंगी, एक आएगी वॉल्यूम्स और एक आएंगी कैपेसिटीज। कौन सी है, जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब आप देखोगे वॉल्यूम्स कितनी दी हुई है, तो आप ध्यान से देखना, सिर्फ चार ही वॉल्यूम्स गिवन है। कौन सी, एक है टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, कैसे इनकी वैल्यू याद करें, कौन सी 1000 ml है, कौन सी 2000 ml है, वो सब मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए। कैपेसिटीज की बात करें तो मजे की बात क्या है, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इन्हीं वॉल्यूम्स को मिला जुला के जो कैपेसिटीज है वो बनती हैं। अब कैपेसिटीज कौन सी है अपने पास, कैपेसिटीज कौन सी है, तो 5 कैपेसिटी यहां पे अपने को दी गई है, 2, 3, 4 और 5। कौन सी है, एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक है वाइटल कैपेसिटी और एक है
टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और यहां पे ऐसे बीच में लाइन लगा देते हैं। और मैंने क्या बोला कि जो ये कैपेसिटीज हैं, जो ये सारी कैपेसिटी हैं, ये वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती है। मतलब ये वाली कैपेसिटी है किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि अगर हम वॉल्यूम्स को समझ लें, सीख लें और इनको याद कर लें तो कैपेसिटी तो अपने आप जाएगी। कॉमन सी बात है, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं कि खेल चलता कैसे है। देखो, जो भी खेल है ना, जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो जाएगी। इन्हीं 2 लाइंस के बीच में सारा खेल चलने वाला है। बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को सांस लेनी है। अपने को क्या करना है, अपने को सांस लेनी है। तो देखिए, अब सांस लेना हम शुरू कर देते हैं। देखिए, ये मान लो मैं हूं, मैं सांस ले रहा हूं। देखो, ये मैंने सांस को अंदर खींचा, यानी इंस्पिरेशन सांस को अंदर खींचा, फिर मैंने सांस को बाहर छोड़ा, फिर मैंने दोबारा से सांस को अंदर खींचा, है ना, फिर मैंने दोबारा से सांस को बाहर छोड़ा। मतलब ये क्या है, नॉर्मल, बिल्कुल मैं रिलैक्स कंडीशन में हूं, नॉर्मल कंडीशन में हूं। मैं सांस को ऐसे अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं, फिर मैं सांस को अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं। मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इनके बीच में मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं और नॉर्मल एक्सपायर कर रहा हूं। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये जो 2 लाइन का डिफरेंस है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोल दिया जाता है, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की अब डेफिनेशन लिखनी हो तो कितनी आसान हो गई कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम या तो क्या करेंगे इंस्पायर यानी सांस अंदर खींचेंगे, है ना, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे। एक ही बात है, या तो इंस्पायर कर लो, है ना, इसी 2 लाइन के बीच में आ रहा है, या फिर सांस को बाहर छोड़ लो। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जितनी हम सांस अंदर खींचते हैं नॉर्मली, या फिर नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं। नॉर्मली सांस अंदर खींचते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है। बात खत्म है, ये हो गई टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये मैं नॉर्मल सांस ले रहा था। अब देखिए, आप में से कोई शरारती बच्चा होगा, तो शरारती बच्चा मेरे को बोलता है कि भाई तेरे अंदर जितनी जान है, जितना दम है, वो दम लगा के, पूरा दम लगा के तू क्या है, सांस को अंदर खींच। हाँ, सांस को अंदर खींच मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ना है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आप में से कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि तुमने नॉर्मली ऐसे सांस को बाहर छोड़ दिया, अब तू क्या कर, पूरा दम लगा के सांस को अंदर खींच। तो मैंने क्या किया, देखो, नॉर्मल मैंने सांस अंदर लिया था, फिर मैंने नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने पूरा जोर लगाया और ऐसे सांस को अंदर खींचने की कोशिश की और यहां तक मेरी लिमिट आ गई। इससे ज्यादा मैं क्या है, सांस को अंदर नहीं खींच सकता। और फिर ये मैंने नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ दिया, ये मैंने नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब देखिए हुआ क्या है, देखिए यहां पे ये जो वॉल्यूम थी, ये क्या थी, टाइडल वॉल्यूम थी। मतलब अगर आप में से कोई मेरे को ना भी बोलता कि फोर्सफुल इंस्पायर कर, तो भी इतनी तो मेरे को करनी ही करनी थी, ये टाइडल वॉल्यूम तो मेरे को करनी ही करनी थी, हर हाल में करनी थी, नॉर्मल थी। बट ये जो है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम एयर है ये रिजर्व पड़ी हुई थी। मतलब क्या है, ये ताकत जो मेरी है ये रिजर्व पड़ी हुई थी, नॉर्मली मैं इसको यूज नहीं कर रहा था। नॉर्मल क्या है, अपना 2 लाइन के बीच में चल रहा है, तो नॉर्मली मैं इस ताकत को यूज नहीं कर रहा था। बट जरूरत पड़ने पे या किसी शरारती बच्चे के चैलेंज करने पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई थी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये मेरे पास क्या पड़ी हुई थी, रिजर्व पड़ी थी। रिजर्व का मतलब है नॉर्मली मैं यूज नहीं कर रहा, पर जरूरत पड़ने पे मैं कर भी सकता हूं। मेरे पास ये ताकत है जो रिजर्व पड़ी हुई है। और कैसी ताकत है, इंस्पायर करने की, सांस को अंदर खींचने की। ऊपर मतलब सांस को अंदर खींचने की, तो कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी। कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी, रिजर्व। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, हवा को अंदर खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन गई, जिसको हम IRV भी बोल देते हैं, IRV भी बोल देते हैं। ये टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मैंने ये मान लो ये नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने नॉर्मल सांस अंदर लिया, फिर मैंने नॉर्मल सांस अंदर लिया। अब आप में से एक और शरारती बच्चा आया, वो बोल रहा है कि तू नॉर्मल सांस अंदर लेके तेरे में जितनी ताकत है, जितना दम है, अपने सांस को बाहर निकाल के दिखा। मतलब हवा को बाहर, है ना, अपने को एक्सपायर करना है, एक्सपीरेशन करनी है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली सांस अंदर खींचा, फिर मैंने पूरा
पूरा जोर लगाया ऐसे, जितनी हवा में बाहर 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 बाहर, बस ये मेरी लिमिट आ गई, इससे ज्यादा हवा में बाहर नहीं फेंक सकता। ये पूरा मेरे फेफड़े एकदम है ना वो हो गए, टाइट हो गए एकदम। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने यहां IRV में किया था वैसे ही हम यहां कर देते हैं ना, ये मैंने हवा वाले, फिर ये नॉर्मल कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये तो मुझे देखो इतना तो मुझे हवा को बाहर निकालना ही था, ये तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करनी ही थी जो कि टाइडल वॉल्यूम है। बट टाइडल वॉल्यूम के अलावा ये जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के एडिशनल ये जो वॉल्यूम है, ये मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं। मतलब मेरे पास ये जो ताकत है ये रिजर्व पड़ी हुई है, ये जो ताकत है मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई है। कैसी ताकत है? एक्सपीरेशन करने की। कैसी ताकत है? सांस को बाहर छोड़ने की, यानी एक्सपीरेशन करने की ताकत है। और क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी, मतलब एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो जाती है अपनी ERV। समझ रहे हो ना, रिजर्व मतलब रिजर्व पड़ी हुई है अपनी ताकत, बट हम नॉर्मली उसको यूज नहीं कर रहे, तो ये होगी ERV अपनी हो चुकी है ना। अब इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक चीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? देखिए ये जो IRV थी ये क्या थी? एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम की, टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैं कितनी इंस्पिरेशन कर सकता हूं। बट अगर टोटल को जोड़ दिया जाए कि नॉर्मल, देखो मान लो मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा और नॉर्मल सांस बाहर छोड़ के मैं टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता हूं। मतलब इसमें क्या है, ये टोटल अपना ग्राफ आ जाएगा जिसमें IRV भी जुड़ जाएगी, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम जुड़ जाएगी, प्लस टाइडल वॉल्यूम, और ये अपनी बन जाएगी क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि मैंने नॉर्मल सांस अंदर खींचा और नॉर्मल सांस अंदर खींच के मैं टोटल कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूं। टोटल मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगी और ERV भी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो खाली ERV पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम, खाली IRV पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और कैपेसिटी पूछी जाए तो टोटल की बात आ जाती है। ये हो जाएगी ERV प्लस क्या हो जाएगी? प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। ये हो जाएगी अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैंने बोला था ना कैपेसिटीज जो है वो वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती हैं। तो इतनी बातें अपनी यहां पर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए अब आपने मेरे को बोला कि भाई जितना तेरे में दम है तू उतना सांस बाहर छोड़ दे, है ना, उतना सांस बाहर छोड़ दे। तो मैंने क्या किया, ये काम किया था और यहां तक मैंने सांस बाहर छोड़ दिया था। तो हमें क्या फीलिंग आई? मुझे पर्सनली फीलिंग आई कि अब मेरे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर बिल्कुल हवा जो है वो खाली हो चुकी है। यहां पे आगे इससे ज्यादा मैं सांस बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ये तो मुझे पर्सनली फीलिंग आई। बट असल में होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेफड़ों में कोई भी हवा नहीं बची है, आपने सारी हवा को बाहर छोड़ दिया है, सारा सांस बाहर निकाल दिया है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी दम लगा लीजिए, कितना भी सांस को बाहर छोड़ दीजिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है ये बाहर निकल ही नहीं सकती है। ये लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। मतलब रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। रेजिडुअल की अगर हिंदी में मतलब देखने जाओ आप, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। तो ये हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब एक कैपेसिटी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहां पे लिखता हूं मैं उसको दोबारा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम FRC भी लिख सकते हैं, FRC, जो कि ये अपनी थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसके नाम से समझो, इसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, नाम से समझते हैं। देखो रेजिडुअल मतलब ये बची हुई एयर है, जाहिर सी बात है ये बची हुई एयर है। ठीक है, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हुए, मतलब हमारी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शन कर रही है, नॉर्मल फंक्शन मतलब जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। नॉर्मल सांस कितना होता है? अपना टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है ना, ये दो लाइन के बीच। जब हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो रेजिडुअल मतलब कितनी एयर बच जाती है, कहां बचेगी? तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर बचेगी। तो जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब हम अगर नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो ये भी लंग्स में बची हुई है और ये तो कोई निकाल ही नहीं सकता, ये तो बची हुई है। तो ये भी बची हुई है नॉर्मल सांस में, क्या है ये? ERV है, और प्लस क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम बची हुई है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी FRC, क्या हो जाएगी?
रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बची हुई है और नॉर्मल सांस में ईआरवी भी बची हुई है रेजिडुअल वॉल्यूम में, है ना, उसके अलावा ईआरवी भी बची हुई है। तो ये अपनी एफआरसी यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। तो अपनी देखो कैपेसिटी कितनी हो गई, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हम कर ली। अब वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो टोटल की तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, देखो यहां पे बताता हूं। अपने पास 4 वॉल्यूम थी, अपने को बतानी है टोटल लंग कैपेसिटी अपने को बतानी है। तो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, अपने पास वॉल्यूम कितनी है, 4 ही वॉल्यूम है और वॉल्यूम्स को मिला के ही कैपेसिटी बनती है। तो टोटल आते ही जितनी भी वॉल्यूम है सबको ऐड कर दीजिए, मतलब टोटल मतलब सारी की सारी आएंगी। कौन सी आएंगी, टाइडल वॉल्यूम भी उसमें आएगी, उसमें क्या है आईआरवी भी आएगी, उसमें क्या है ईआरवी भी आएगी और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये टोटल भी अपने को समझ में आ गई। अब एक ही बच गई, वो क्या है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का सिंपल सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी लिख रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो 3 वॉल्यूम बची वो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगी अपनी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले कि क्या होगी वाइटल कैपेसिटी, हमने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे तो बाकी की क्या है, पूरी वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली है क्या कि मैं आपको बोल दूं कि आप में जितना जोर है, जितना दम है, आप सांस बाहर निकाल दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आपने इंस्पायर किया और फिर आप में जितना दम था आपने इतना सांस बाहर आप निकाल सकते हो, यहां तक है ना ईआरवी। अब फोर्सफुली एक्सपायर करके जितना आप फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो वो होती है अपनी वाइटल कैपेसिटी। तो ये टोटल यहां से यहां तक आ जाएगा, टोटल सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे, टोटल अपना ये ग्राफ बन जाएगा और ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें अपनी क्या हो जाएगी, आईआरवी हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक थी, ईआरवी हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी और प्लस क्या है, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी यहां से यहां तक थी। तो यही बात हमने की है कि आईआरवी, ईआरवी और टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो सारी वॉल्यूम्स कैसे बनी, सारी कैपेसिटीज कैसे बनी, ये अपने को इजीली समझ में आ चुका है। अब बात है इनकी वैल्यू को कैसे याद करें। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने को वॉल्यूम सिर्फ याद हो जाए तो कैपेसिटी तो हमने बना ली है। जैसे कि अपने को सिर्फ वॉल्यूम याद है सारी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपसे कोई पूछ ले तो अपने को ये वॉल्यूम भी याद है, ये वॉल्यूम भी याद है, ये निकल के आ जाएगी। अपने से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले, ये वॉल्यूम है, अपने को ये याद है तो बन जाएगी। वाइटल कैपेसिटी पूछ ले तो ये वॉल्यूम सारी वॉल्यूम अपने को बेसिकली याद करनी है। कैपेसिटी कैसे बनी हमने देख ली। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिससे हम सारी वॉल्यूम्स की, है ना, वैल्यू याद कर लेंगे। देखिए अपने पास वॉल्यूम कौन सी थी, एक तो अपने पास थी टाइडल वॉल्यूम, एक अपने पास थी ईआरवी यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक अपने पास थी आरवी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक अपने पास थी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये 4 ही वॉल्यूम अपने पास थी। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो बाकियों से थोड़ा अलग सी चलती है ना। देखो रेजिडुअल मतलब लंग्स में पड़ी हुई है, ऐसे अलग सी है, बाकियों की तरह वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को यहां पहले से ही अलग से हम याद कर देते हैं। सिंपल इसकी ट्रिक है, देखो यहां पे ये वर्ड क्या है अपना आर है, ये क्या है आर है। तो आर को अब क्या कीजिए, आर को बीच में से कट कर दीजिए। अब आर को हम जब बीच में से कट करेंगे तो बचेगा क्या, 12 बचेगा। मतलब 12 मतलब क्या है, ये होती है 1200 ml, ये होती है 1200 ml और ये रेजिडुअल वॉल्यूम यहीं पे पैक हो गई है अपनी, ये खत्म हो चुकी है, इसकी अब हम बात नहीं करने वाले। 1200 ml ठीक है, खत्म है। अब बची ये 3। अब इन 3 में एक सिंपल सी बात याद रखना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है ना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। इतनी बात आपको नॉर्मली याद भी रह जाएगी। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, 500 ml होती है। इतनी बात याद रखनी है, बाकी का काम खत्म है। अब सिंपली क्या करना है, देखो ये है टीवी, ये है ईआरवी, ये है आईआरवी। अब सिंपली करना क्या है, टीवी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको इक्वल कर दो। बात खत्म है, कहानी यहां पे खत्म हो चुकी है। अब देखिए ये थी 500 ml, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, इसको देखो 500 ml को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 1000 ml। 1000 से कितनी होती है ये, 1000 से 1100 ml होती है। क्या, ईआरवी अपनी आ गई है। अब ईआरवी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। बेसिकली होती कितनी है,
2500 से 3000 अपनी एनसीईआरटी में लिखा गया है, 2500 से 3000 होती है, तो 3000 से अपने को ये याद आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 500 दूनी 1000 हो गया, और 1000 को 3 से किया तो 3000 हो गया, और रेजिडुअल वॉल्यूम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कैपेसिटी आपसे कोई भी पूछ ले तो कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, वॉल्यूम को मिला जुला के बनती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। अब कुछ भी आप इसमें गेम खेल सकते हो, ये आसान है, बस ये याद रखना कि 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो, ये अपने पास टाइडल वॉल्यूम थी, ये अपने पास ईआरवी थी, ये अपने पास आईआरवी थी। ये ध्यान रखना, आईआरवी ज्यादा होती है, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500 ml थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी आ जाएगी, लगभग ये 1000 ml आ जाएगी। अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितनी, 3000 ml आ जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम हम कर ही चुके थे 1200 ml। तो टॉपिक अपना ये बिल्कुल पैक हो चुका है, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे उनकी वैल्यू याद करनी हो, ट्रिक्स के साथ हमने सब कुछ यहां पे सीख। अब नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें 3 लेयर आएंगी। कैसे 3 लेयर आएंगी, देखो होता क्या है, ये मान लो अल्वियोलाई है, ये अल्वियोलाई है, ठीक है, और यहां पे आ जाएगी अपनी ब्लड वेसल, ये अपनी ब्लड वेसल आ गई, ब्लड कैपिलरी बोल लो जाए, है ना, ये इसमें ब्लड है भाई, ठीक है। अब ये बीच में जो स्पेस बन गया, ये बन जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बन जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब होना क्या है, ऑक्सीजन यहां होगी और ऑक्सीजन यहां से यहां डिफ्यूज हो जाएगी, और CO2 यहां से यहां डिफ्यूज हो जाएगी। बेसिकली होना यही है, ठीक है। अब यहां पे 3 लेयर बनेंगी, एक तो अल्वियोलाई की लेयर बन गई, एक तो अल्वियोलाई की लेयर बन गई, एक ये ब्लड कैपिलरी है, इसकी लेयर बन गई, और एक बीच में क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई। तो 3 लेयर से बन गई अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिफ्यूजन मतलब जो गैस का क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है जिस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो 3 लेयर हो गई, एक तो अल्वियोलाई वाली आ गई, और एक बीच में क्या आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, और एक क्या है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। एल्वियोलर कैपिलरी मतलब ऐसी कैपिलरी जो अल्वियोलाई के पास है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी अल्वियोलाई की, एंडोथीलियम होती है हमेशा ब्लड वेसल वाली, और बीच में आ जाएगी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करने वाले हैं। पहले हम ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, फिर हम CO2 के बारे में देखेंगे। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेनली ऑलमोस्ट सारा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, आरबीसी के थ्रू 97%, और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। इसमें कुछ याद करने जैसा भी नहीं है, हमें पता है। देखो आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो भाई आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीजन उसी से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। अब CO2 ट्रांसपोर्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि 70%, 23%, 7% है। इसको एनसीईआरटी में 20 से 25% भी लिखा गया है, पर आप 23 भी लिख सकते हो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और 7% क्या है, डिसॉल्व्ड है, 70% क्या है, बाइकार्बोनेट। अब इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, देखो पहले तो क्या है, इनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दो कि पहले 70%, फिर उससे कम कितना है 23%, फिर उससे कम कितना है 7%, ठीक है। तो अब इनको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, ट्रिक बनानी है। ट्रिक कैसे बनेगी, A, B, C, D, है ना, जो हम पहली दूसरी नर्सरी क्लास में करते हैं, A, B, C, D। अब यहाँ पे A का कोई मतलब नहीं है, B से क्या बन जाएगा अपना, B से बाइकार्बोनेट बन जाएगा, C से कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और D से क्या बन जाएगा, डिसॉल्व्ड फॉर्म बन जाएगा। तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 7% डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ये चीजें हमने बिल्कुल ही क्लियर कर दी। अब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं, जो कि कैसी होती है, सिग्मोइड होती है, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा फैक्टर किसके लिए क्या है, फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात की गई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात की गई है कि फेवरेबल कौन सी कंडीशन होंगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, और अनफेवरेबल कौन सी होंगी। ये पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये है H+ आयन की कंसंट्रेशन, और ये टेम्परेचर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होना चाहिए, ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना है तो ऑक्सीजन तो हाई होनी चाहिए, और CO2 हमेशा उसके ऑपोजिट रहेगी, वो लो हो जाएगी, है ना। और इधर लो और हाई ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। और H+ कंसंट्रेशन यहां पे कम होनी चाहिए, इसको भी आप याद कर सकते हो। देखो
इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं। CO2 क्या होती है? एसिडिक गैस होती है। तो CO2 जब कम हो जाएगी, CO2 जब कम हो जाएगी मतलब एसिडिटी जो है कम हो रही है। एसिडिटी कम हो रही है मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन भी कम है, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिटी ज्यादा होगी, मतलब CO2 भी ज्यादा होगी, है ना। यहां पे देख लीजिए, H+ आयन कंसंट्रेशन हाई होंगे तो एसिडिक कंडीशन होगी, मतलब CO2 भी क्या रहेगी? हाई रहेगी। टेम्परेचर यहां पे लो और यहां पे हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की कुछ कंफ्यूजन की बात करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन की कुछ कंफ्यूजन की, देखो हीमोग्लोबिन यहां पे तीनों, एक मिनट कलर यहां पे थोड़ा सा बदली करते हैं। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो हीमोग्लोबिन आ गया। कार्बोक्सी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन मिल रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना कि CO2 के साथ सब हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये बनता है ना। अब इसमें बहुत सारे सवाल आपके आ सकते हैं कि अमीनो कहां से आए, ये कहां से आए, तो बहुत लंबी कहानी है। बस CO2 का याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड का याद रखना, और ये तो दोनों आपको हो ही जाएंगे, है ना। ये दोनों आपको हो ही जाएंगे, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन चलती है किसके रिलेटेड? अपने किसके रिलेटेड? हीमोग्लोबिन के रिलेटेड, ब्लड के रिलेटेड, ऑक्सीजन के रिलेटेड, इन तीनों के रिलेशन पे बेसिकली क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन चलती है। देखो क्या बोला गया है कि एक नॉर्मल जो इंसान है, स्वस्थ इंसान है, उसके 100 ml ब्लड में, उसके 100 ml खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम। बोलते हैं ना कि तेरे में कितना खून है, कि मेरे में 12 ग्राम है, 14 ग्राम है। वो खून किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। और वो कितने ब्लड में होता है? 100 ml ऑफ ब्लड में वो होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। अगर एटम पूछ लिया जाए तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे? 8 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। 8 ऑक्सीजन के एटम। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और यहां पे ऑक्सीजन का अगर वॉल्यूम पूछ ली जाए तो एक हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। एक बार इस चीज को फिर से करते हैं। देखो यहां पे बात की गई है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, यहां पे बात की गई है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, दोनों में डिफरेंस है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब 100 ml ऑफ ब्लड की बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड में देखिए यहां पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ जाएगा। अब 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16। और 1 ग्राम कितना कैरी करता है? इतना। तो 12 से 16 कितना करेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 20.1 ml ये आ जाएगा। ठीक है, और ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5 ml। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अल्वियोलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है? ये 4 ml। यहां पे 5 ml है, यहां पे 4 ml है, याद रखना है। और यहां पे ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, यहां पे है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन को पहुंचाना कहां है भाई? अल्टीमेटली टिश्यू के पास पहुंचाना है। और CO2 को कहां पहुंचाना है? अल्टीमेटली अल्वियोलाई, फिर उससे बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस है, ये बात अपनी यहां पे करने की जरूरत नहीं है। इसको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ये पूरी सर्कुलेशन में आपको अच्छे से बता दूंगा। वहां पे ये आर्टरी और वेन वाला भी सही अपना, है ना, रिलेटेबल बैठ जाएगा। अब हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करने वाले हैं जिसमें अपने को 4 चीजें देखनी है। पहली चीज है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये अपनी पहली चीज है। दूसरी है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तीसरी है कीमोसेंसिटिव एरिया, चौथी है रिसेप्टर्स ऑफ एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखो जो सरपंच है ना वो ये है, जो सरपंच है वो ये है। कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब बेसिकली जो ये है या फिर ये है ना, देखो
जो ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर है या फिर कीमोसेंसिटिव एरिया है या फिर ये वाले रिसेप्टर है, सारे जाके इस सरपंच को रिपोर्ट देंगे, सारे जाके इस सरपंच को रिपोर्ट देंगे, है ना। वो पढ़ने से आपको पता चल ही जाएगा। देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट कहां होता है, मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। प्राइमरीली मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये सरपंच है। अब देखिए आगे खेल कैसे चलता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी पी से शुरू हो रहा है और ये भी क्या है, पी से शुरू हो रहा है, तो ये तो याद हो गया। अब क्या है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब इसका लेना देना किससे है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। मैंने बोला ना सारों का लेना देना उसी से होगा। कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या है, सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर और क्या है, हाईली सेंसिटिव है CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए। देखो ऑक्सीजन का जो रोल होता है ना रेगुलेशन में, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, वो है ना कुछ नहीं माना जाता उसका रोल, है ना। यहां पे ये बात लिखी भी गई है कि ऑक्सीजन का रोल जो होता है रेगुलेशन में वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो रोल किसका होता है, दो चीजों का रोल चलता है रेगुलेशन में, एक तो CO2 का रोल चलता है, एक H+ आयन की कंसंट्रेशन का रोल चलता है। तो वही बात यहां पे लिखी गई है कि हाईली सेंसिटिव है CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, सरपंच कौन है, रिदम सेंटर सरपंच है। तो ये क्या है, सेंड सिग्नल, किसको सिग्नल भेजेगा, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा कि CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये सरपंच को ही सिग्नल भेजेगा। अब रिसेप्टर है कहां पे प्रेजेंट है, एयोर्टिक आर्क में प्रेजेंट है और कैरोटिड आर्टरी में रिसेप्टर प्रेजेंट है। और रिसेप्टर मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CO2 और H+ का खेल चलेगा। तो CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन में जब भी चेंज होगा तो ये रिसेप्टर जो है उनको डिटेक्ट कर लेंगे और किसको सिग्नल भेजेंगे, मैंने क्या कहा था, सरपंच को सिग्नल भेजेंगे। फिर से सरपंच आ गया, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। अब हम डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं। तो डिसऑर्डर यहां पे अपने को 3 पढ़ने हैं, एक अस्थमा पढ़ना है, एक एम्फाइसीमा पढ़ना है, एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ने हैं। तो अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग होती है। वीजिंग का मतलब है गरगराहट, मतलब सांस लेते हुए गरगराहट वाली फील है, क्योंकि है ना, समझ गए ना आप गरगराहट में क्या बोलना चाहता हूं। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स की, है ना। 2 पॉइंट यहां पे याद रखने हैं, एक वीजिंग यानी गरगराहट, एक इन्फ्लामेशन ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है और उसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां पे एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा, एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा, और सीमा बहुत सारी क्या करती थी, सिगरेट पीती थी। अब सिगरेट पीने से थोड़ा थोड़ा उसको नशा हो गया, तो नशा हो गया तो उसने गाड़ी चला रही थी, कोई कहां टक्कर मार दी, दीवार वॉल यानी दीवार में टक्कर मार दी। अब दीवार में जब टक्कर मारेगी तो दीवार क्या है, डैमेज हो जाएगी, वॉल जो है डैमेज हो जाएगी। तो वॉल जब डैमेज हो जाएगी तो वॉल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ये अपने ट्रिक बनके तैयार है कि इम्फाइसीमा जो बीमारी है वो किस वजह से होती है, मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। अब इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर नाम से ही पता लग रहा है कि जो कारखाने हैं, है ना, कौन से कारखाने हैं, इंडस्ट्री वर्कर ना, स्टोन या डस्ट के, जहां पे सीमेंट विमेंट के कारखाने हैं, तो रेगुलरली मान लो कोई 20 साल से वहां काम कर रहा है, तो डेली छोटे छोटे पार्टिकल उड़ रहे हैं वहां पे, वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, लॉन्ग एक्सपोजर, है ना, कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, डेली जाते जा रहे हैं, तो उससे गड़बड़ी हो जाएंगी, उससे जो बीमारी होगी फाइब्रोसिस वो होगी, अपनी ऑक्यूपेशनल में आ जाएगी। तो दिस चैप्टर एंड्स हियर, ये हमने चैप्टर अभी फिनिश कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।